तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं गुलिंदर सिंह आपका दोस्त सिटी हाजीपुर से रहने वाला हूँ। और डिस्ट्रिक्ट मेरा होशियारपुर है, पंजाब स्टेट के अंदर है ये। तो लगातार लाइव सेशन आपके लिए मैं लेकर आ रहा हूँ 12 अप्रैल से, क्योंकि जब तक लॉकडाउन है 3 मई तक, तब तक मैं कोई ना कोई वीडियो आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है नेटवर्क मार्केटिंग का, जो मैंने सीखा है आज तक, तो वो आपसे शेयर करता रहूँगा। तो आज का जो मेरा टॉपिक है दोस्तों, ये टॉपिक है इस विषय पर कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कोई भी असफल नहीं होता। तो इसका ये टॉपिक है कि नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी पर्सन जो है वो कभी सफल नहीं होता। तो ऐसा मैं क्यों कहता हूँ, तो वो अब आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा। दोस्तों, ऐसा है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें इन्वेस्टमेंट होती है नामात्र, जीरो इन्वेस्टमेंट। तो जिस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट ज़ीरो है तो उसमें रिस्क कितना होगा? 0%। तो अगर आपने इसमें पैसा ही कोई नहीं लगाया, तो क्या इसमें आपका पैसा डूबने का कोई चांस है? मान लीजिए आप ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं जिसमें आपने 10 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपया लगा दिया। अगर आपका वो बिजनेस नहीं चलता तो आपका सारा पैसा डूब गया, तब तो हम कह सकते हैं कि आप असफल हो गए, है ना। आपका पैसा डूब गया, लेकिन यहाँ तो आपने पैसा लगाया ही नहीं है। तो इस बिजनेस में कोई भी असफल नहीं होता, इसमें लोग क्विट कर जाते हैं, वो मैदान छोड़ जाते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जो सबसे मुश्किल काम है वो यही है, टिके रहना। तो लोगों में पेशेंस नहीं है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में कहा जाता है कि इस बिजनेस में आपने 3 से 5 साल तक टिकना है। तो जो लोग हैं वो 3 से 5 साल टिकते नहीं हैं। तो जो आदमी 3 से 5 साल इस बिजनेस में टिकते हैं वो इसमें 100% सफल होते हैं। लेकिन जो पहले ही साल में इसको क्विट कर जाते हैं, मैदान छोड़ जाते हैं, वो असफल नहीं होते, वो समझिए छोड़ के चले जाते हैं। तो उनका कोई लॉस नहीं हुआ, लेकिन वो आगे तरक्की भी नहीं कर पाए। तो इसमें कोई भी फेल नहीं होता। तो इसको जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, तो इसको मैं हमेशा कंपेयर करता हूँ क्रिकेट के मैच के साथ, क्रिकेट के साथ। तो जो उससे मिलता जुलता एक समझिए फील्ड है। जैसे क्रिकेट का मैदान होता है, क्रिकेट का मैच होता है, क्रिकेट में खिलाड़ी होते हैं, उसी तरह से ही नेटवर्क मार्केटिंग भी एक टीम वर्क है। जैसे क्रिकेट में भी एक टीम होती है 11 लोगों की। तो क्रिकेट में जब हम खेलते हैं तो उसमें 11 खिलाड़ी जो है उनकी टोटल रणनीति होती है कि दूसरी टीम के प्लेयर को आउट करना। तो जो प्लेयर विकेट पर खेलते होते हैं उन दोनों की कोशिश ये होती है कि हम 50 ओवर, अगर वनडे मैच है तो हम 50 ओवर तक आउट नहीं होंगे, और स्कोर भी जो है बहुत अच्छे तरीके से बनाएंगे, रन रेट बहुत बढ़ा देंगे। तो तो उनका मकसद ये होता है कि हम मैदान से बाहर नहीं होंगे, हम टिके रहेंगे, विकेट नहीं गिरने देंगे। लेकिन 11 खिलाड़ियों की रणनीति होती है कि इनको जल्दी से जल्दी आउट कर दिया जाए, दोनों को। तो होता क्या है कि जो बैट्समैन अब खेल रहे हैं उनमें बहुत सारे गुण होने चाहिए। उनमें सबसे पहला गुण तो होना चाहिए पेशेंस, कि किस बॉल को मारना है, किस बॉल को नहीं मारना है, उनको इस चीज़ की पेशेंस रखनी होती है। तो सचिन तेंदुलकर दुनिया का सबसे बेस्ट बैट्समैन, जिसने सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड बनाए हैं, क्रिकेट का भगवान बना है। तो उसकी यही खासियत थी, पेशेंस, कि वो मैदान में ये सोच के आता था कि 50 ओवर तक मुझे आउट नहीं होना है। अगर वो 50 ओवर तक बैट्समैन टिका रहेगा तो सेंचुरी तो उसकी बनेगी ही बनेगी। तो अगर कोई बैट्समैन 50 ओवर खेल ही नहीं पाएगा, वो 10 ओवर में ही आउट हो गया, तो वो सेंचुरी, हाफ सेंचुरी बनाने की उसकी संभावना बहुत कम है। तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में बार बार कहा जाता है कि आपने 3 से 5 साल टिकना है। तो जो लोग 3 से 5 साल इस बिजनेस में टिकते हैं, सेंचुरी तो उनकी बनेगी ही बनेगी। जो पहले ही आउट हो जाते हैं पहले साल में ही, तो उनकी सेंचुरी नहीं बन पाती, वो इतिहास नहीं बदल पाते, वो महान नहीं बन पाते। तो उनके पास कोई लर्निंग नहीं होती, लोग उनकी फिर इज्जत नहीं करते, क्योंकि वो फेलर हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर अभी बात करें कि क्रिकेट में प्लेयर को क्या क्या करना होता है, सबसे पहले जो बैट्समैन है उसको सबसे पहला जो चैलेंज होता है, उसको अपनी विकेट को बचा के रखना है।
कि बॉल जो है विकेट पर ना लगे, उसको बल्ले के साथ रोकना है। दूसरा उसको होता है उसने एलबीडब्ल्यू से बचना है। अगर उसके बैट की बजाय उसके पैड पर बॉल लग गई और वो बॉल की ऊंचाई और वो सीधी विकेटों पर लगनी होती, तो उसको आउट करार दे दिया जाता है, क्योंकि उसने बैट की बजाय अपनी टांग के साथ बॉल को रोक दिया विकेटों पर लगने से, तो उसको आउट माना जाता है। तीसरा होता है हिट विकेट। अगर बैट्समैन अपना बल्ला विकेट पर मार देता है तो उसको भी आउट माना जाता है, तो उसको इस चीज़ से भी बचना होता है। इसके बाद होता है कैच आउट। तो बॉलर की कोशिश होती है इसको कोई ऐसा बॉल दी जाए, ढीली बॉल, जिससे जो हवा में बॉल को उछाले और इसका कैच हो रही है, आउट हो जाए। तो ये चौथी कारण होता है आउट होने का। इसके बाद होता है रन आउट, कि वो एक विकेट से भागा है दूसरी विकेट की तरफ, तो बॉल पहले आ गई, फील्डर ने पहले बॉल डाल दी, वो अपनी पिच तक नहीं पहुंचा था, तो उसको आउट कर दिया गया। इसके अलावा खतरा होता है आउट होने का स्टैंप आउट। ठीक, तो स्टैंप आउट। तो इसके अलावा खतरा होता है रन आउट के बाद स्टैंप आउट। तो इस तरह से बैट्समैन को बहुत सारे खतरे होते हैं। इसके बाद उसको सबसे बड़ा खतरा होता है बाउंसर बॉल के साथ उसके चोट लग सकती है, सर पे, आंख पे, कहीं भी चोट लग सकती है, तो उसको उन बाउंसर्स को झेलना पड़ता है। इतनी तेजी से बॉल आती है तो चोट लगने का खतरा रहता है। इन सभी तमाम खतरों के बीच में ही बैट्समैन को खेलना होता है। कई बार उसके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि दूसरी टीम ने बहुत ज़्यादा स्कोर बना दिए होते हैं। तो उस समय उसने अपनी किसी भी बॉल को मिस नहीं करना होता है, क्योंकि उससे एवरेज जो है रन रेट डाउन चली जाती है, उस पर प्रेशर बढ़ता जाता है, आने वाले प्लेयर्स पर प्रेशर बढ़ता जाता है। तो उसको विकेट भी बचा के रखनी है और रन रेट को भी बढ़ाना है। तो एक बैट्समैन कितने ज़्यादा चैलेंजेस के अंदर अपने आप को प्रूव करता है, तो सचिन तेंदुलकर महान है, जिसने वर्ल्ड कप इंडिया को जताया। क्योंकि कोई भी टीम पहली तो बस सेमीफाइनल तक पहुंच नहीं पाती, तो अगर कोई टीम सेमीफाइनल तक पहुंचती भी है तो जो सबसे लास्ट मैच है बहुत अहम होता है, क्योंकि सेमीफाइनल में फाइनल होता है कि अब वर्ल्ड कप किसको मिलेगा, तो सबसे बेस्ट कौन रहा। तो उस समय दोनों टीमों के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। उस समय उन्होंने अपनी कैपेबिलिटी को प्रूव करना होता है, क्योंकि इतने मैच खेल खेल के उन्होंने सभी टीमों को पीछे छोड़ते हुए अपने आप को प्रूव किया है। लेकिन अब वो सफलता से सिर्फ एक स्टेप दूर हैं। अगर वो इस मैच को भी जीत जाते हैं तो वो वर्ल्ड कप या जो भी ट्रॉफी है उनको मिलती है। तो इसी तरह से नेटवर्कर को भी तमाम मुश्किलों से निकलते हुए एक इतिहास बनाना होता है, एक रिकॉर्ड बनाना होता है, अपनी लग्जरी गाड़ी, ड्रीम होम लेना होता है, वर्ल्ड टूर तक पहुंचना होता है। तो वो उसके लिए इजी टास्क नहीं होती। लेकिन नेटवर्किंग में, जैसे क्रिकेट में, जैसे ही बाउंसर आता है तो बैट्समैन को डर भी होता है कि कहीं मेरे चोट न लग जाए, तो बॉलर बार बार उसको बाउंसर देता है, ताकि वो चाहता है कि बॉल मिस भी हो और बैट्समैन डर के खेले। तो इसके अलावा कई बार बॉल आती है, पूरे का पूरा ओवर मेडन चला जाता है जिसमें एक भी रन नहीं आता और बैट्समैन पर प्रेशर बढ़ जाता है। तो बॉलिंग साइड पर ये एक अच्छे उनको खुशी की बात होती है उनके लिए। तो बैटिंग साइड पे इसका प्रेशर बढ़ता है बैट्समैन पे कि पे 6 बॉलों में मैंने कोई भी रन नहीं नहीं ले पाया, तो अगले ओवर में हो सकता है उसको एक आधा रन ही मिले, उससे अगले ओवर में कोई भी 6 या 4 ना लग पाए, तो उसको ढीली बॉल का इंतजार करना होता है। अगर कोई ढीली बॉल आती है उसको वो मारता है, उससे उसकी विकेट भी नहीं जाती और वो 4 या 6 ले पाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि किसी 10 ओवर में भी 4 या 6 कोई भी नहीं आता, सिंगल सिंगल भी बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, कई बार डबल स्कोर मिल जाते हैं, कई बार 3 रन एक बॉल पे मिल जाते हैं। तो ये ऐसा ही चलता है, ये क्रिकेट का रूल है, जो सृष्टि का नियम है कि हर बॉल पर 6 या हर बॉल पर 4 नहीं हो सकता। तो हर बॉल पर सिंगल रन भी जरूरी नहीं है, हर बॉल पर डबल भी जरूरी नहीं आएगा, हर बॉल पर 3 रन भी जरूरी नहीं है, तो कई बॉलें खाली भी जाएंगी। तो एवरेज ये कहती है कि क्रिकेट के मैच में बहुत सारी बॉलें जो लगातार खाली जाती हैं, तो जो 4 या 6 आते हैं उससे वो एवरेज जो है वो बढ़ पाती है। तो ये एक खेल का निज़म होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि सचिन तेंदुलकर अगर क्रिकेट का सबसे महान बैट्समैन हो गया तो वो अब हर बॉल को खेल सकता है, उससे कोई भी खाली बॉल नहीं छूटेगी, या उसको बाउंसर से डर नहीं लगेगा, या फिर वो हर बॉल पे ही 6 लगा सकेगा या हर बॉल पे ही 4 लगा सकेगा। बैट्समैन जितना मर्जी स्किलफुल हो, जितना मर्जी उसमें पेशेंस हो,
तो मैदान जब बदलता है, कंट्री जब बदलती है, सिचुएशन बदलती है, मैच फाइनल है, सेमीफाइनल है, क्वार्टर फाइनल है या कौन सा है, तो उससे भी प्रेशर जनरेट होता है। बैटिंग हमारी पहले आई है या बाद में आई है, हमने पहले रन बना के बड़ा टारगेट देना है या हम बड़े टारगेट को चेज कर रहे हैं, ये सारे फैक्टर हमें मतलब परिस्थितियाँ चेंजेस होती हैं, उस हिसाब से बैट्समैन, बॉलर, फील्डर की अपनी अपनी जो परफॉर्मेंस है वो अफेक्ट होती है। तो बैट्समैन वही होता है जो विपरीत स्थितियों में भी मैच को जीत कर दिखाए। जिस मैच में पहली टीम 150 रन पे आउट हो गई, तो अब पता है कि दूसरी टीम ने 150 रन बना ही देने हैं, उसके लिए बिल्कुल इजी है, तो वो मैच उतना रोमांचक नहीं होता। लेकिन जिस मैच में पहली पहली टीम ने स्कोर 300 बॉलों में 450 कर दिए या 400 कर दिए, इस मैच में पूरा मनोरंजन होता है, क्योंकि जो अंत तक पूरा संघर्ष चलता है, एक एक रन से जहां पे हार जीत डिसाइड होती है, वो मैच रोमांचक होते हैं। तो हमें क्रिकेट मैच को ध्यान में रखते हुए नेटवर्किंग में आना है और नेटवर्किंग में वर्क करना है। तो इसमें जो रूल क्रिकेट में लागू होते हैं वही नेटवर्क मार्केटिंग में लागू होते हैं। अब मैं कंपैरिजन करता हूं किस तरह से। आप पहली बार क्रिकेट के मैदान, आप पहली बार नेटवर्किंग में आए हैं, तो पहले ही दिन आप चौके छक्के नहीं लगाने लगेंगे, हर बॉल को आप सही तरीके से नहीं खेल पाएंगे। आप क्रिकेट के मैदान में पहली बार जाते हैं तो पहले ही दिन आप परफेक्ट बैट्समैन नहीं होते, पहले ही दिन अच्छे बॉलर नहीं होते, अच्छे बैट्समैन नहीं होते। धीरे 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 आपकी जो प्रैक्टिस होती जाती है, तो आप खेलते जाते हैं, आपके स्किल डेवलप होने लगते हैं, उस आधार पे आपकी परफॉर्मेंस बढ़िया होती है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। तो कई बार क्या होता है कि बैट्समैन जो होता है, जो ओपनर बैट्समैन होता है, वो पहले पिच पर आने पर 3-4 बॉल खाली भी छोड़ता है, क्योंकि उसका पता है जो दूसरी साइड से बॉलर बॉलिंग करा रहे हैं वो बड़े शार्प माइंडेड हैं, उनकी अभी एनर्जी पूरी बूस्ट है, उनमें जोश है। तो उसको होता है कि किसी ना किसी तरह से मैंने पहले 10 ओवर निकालने हैं। अगर मैं टॉप बॉलर्स के पहले 10 ओवर को निकाल देता हूं, तो उसके बाद मुझे मैच के हालात, कि बॉल कितनी घूम रही है, बॉल में पिच में उछाल कितना है, तो यो वो परिस्थितियां उसको समझ आ जाएंगी। तो बॉल पुरानी हो जाएगी, उसमें उतना तेजी नहीं रहेगी। तो फास्ट बॉलर जो उनके टॉप बॉलर थे, अगर वो विकेट नहीं ले पाएंगे, तो मैच के अंत में या मैच के बीच में उनकी इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं होगी जो उनकी शुरू में होगी। तो वो उनकी बॉल में उतनी धार नहीं रह पाएगी, उनमें उतनी एनर्जी नहीं होगी जो शुरू में होगी। तो इस कारण से वो पहले 5-7 बॉलें खेलता है, उनको मिस भी करता है, क्योंकि वो पहले चाहता है मैं टिक जाऊं, मैं सारे हालातों को समझ जाऊं, कहाँ कहाँ मेरे लिए फील्ड मार्की है। जब वो हालातों को समझ आता है, धीरे धीरे पिच पर टाइम स्पेंड करता है, उसके बाद जैसे जैसे मैच खत्म होने के कगार पे आता है, वो खुल के खेलना शुरू कर देता है। फिर उसके 6-4 आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उसको सभी बॉलर का मेंटालिटी समझ आ जाती है, उसके लिए जो रणनीति बनाई हुई है वो समझ आ जाती है, बॉल में उछाल कितना है, पिच कैसी है, इसमें टर्न कितना है, वो सारा कुछ समझ आता है। तो उस आधार पे इसी तरह से जब आप नेटवर्किंग में नए आते हैं, आपको नहीं पता मार्केट की मेंटालिटी क्या है, मार्केट का बिहेवियर क्या है, आपने पहले कोई बिजनेस नहीं किया, आपको नहीं पता इसका लॉ ऑफ एवरेज क्या है, आपको नहीं पता कि इसमें रिजल्ट कितने टाइम में आते हैं, आपको नहीं पता कि जिन लोगों को आप प्लान दिखाएंगे वो यस करेंगे या नो करेंगे, आपको सक्सेस कितने टाइम में मिलेगी। तो आपको गोल सेट भी करना नहीं आता, आपको प्लानिंग भी नहीं करनी आती, मतलब हर चीज़ से आप अनाड़ी हैं। तो होता क्या है कि अगर आप इसमें 6 से 12 महीने टिकने के लिए काम करते हैं, टिके रहते हैं पेशेंस के साथ, रिजल्ट आए ना आए आप अपना एक्शन लगातार करते रहते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपका स्किल डेवलप होना शुरू हो जाएगा, आपको परिस्थितियां समझ आनी शुरू हो जाएंगी। जैसे बॉलर को शुरू में बॉल कराई जाती है, अगर वो हर एक बॉल तो को छोड़ता रहेगा, मान लो बाहर जाती बॉल को अगर बैट्समैन छोड़ता रहेगा, तो उसकी जो बॉलें मिस होती रहेंगी, अपॉर्चुनिटी को बार बार मिस कर रहा है, तो उसका आउट होने का चांस भी कम होता है। लेकिन उसको प्रेशर बनता है उसके ऊपर कि मैं यार इतनी बॉलें बार बार छोड़ रहा हूं, इससे तो रन रेट बहुत डाउन हो जाएगी, तो उसको ना चाहते हुए उस बॉल को छेड़ना पड़ता है और कैच आउट हो जाता है। तो कई बार बॉलर की रणनीति होती है कि मैं इसको अगर बाहर को बॉल फेंकूंगा, हो सकता है जो पेशेंस वाला लीडर है जो उसको टच ना करे, लेकिन वो ज़्यादातर बॉलों को अंदर की तरफ लाता है। तो बैट्समैन का खेलना मजबूरी हो जाती है कि अगर मैं इसको नहीं खेलूंगा, जब विकेट पर लगेगी, तो उसको हर बॉल को खेलना ही पड़ता है। तो इसी तरह से एज ए नेटवर्कर जो आप इस बिजनेस में आए हैं, तो आपको जब आप लोगों को प्लान दिखाते हैं,
तो जब लोग आपको मना कर देते हैं तो समझिए, जब लोग आपको नो करते हैं आप सोचिए बॉल खाली चले गई, इस बॉल पे मैं कोई रन नहीं बना पाया। जब लोग आपको यस करते हैं तो समझिए आपको सिंगल रन मिला, आपके बल्ले पे बॉल टच हुई। तो अगर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो तुरंत आते ही ज़्यादा शॉपिंग करते हैं 3-4 हज़ार की, तो ये समझिए आपको 4 मिला है। कोई विंडो लेते हैं 11 हज़ार की, 21 हज़ार की, समझिए आपको सिक्सर मिला है उस बॉल पे। तो हर एक क्लाइंट जिसको आप प्लान दिखाते हैं तो वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। हो सकता है उस पर स्कोर आए, हो सकता है स्कोर ना आए, हो सकता है वो जैस करे, हो सकता है वो नो करे, हो सकता है उस बॉल पर 6 आए, 4 आए, 3 रन आए, 2 रन आए, 1 रन आए, लेकिन आपको हर बॉल को खेलना होगा। अगर आप घर में बैठे रहेंगे, किसी को प्लान नहीं दिखाएंगे, तो दोस्तों फिर कोई स्कोर नहीं आएगा। अगर बैट्समैन हर एक बॉल को छोड़ता रहेगा, बाहर जाती हुई बॉल को, तो ऐसे वो बॉलें खराब करता रहेगा, प्रेशर बढ़ता जाएगा। रिस्क तो है बॉल को छेड़ने में, लेकिन रन भी तभी आएगा, उसको छेड़ना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं छेड़ेगा बात नहीं बनेगी। तो हमारा जो मूल मंत्र है वो है शो द प्लान, हमें शो द प्लान करना ही पड़ेगा। तो शो द प्लान, अगर किसी आदमी को हम शो द प्लान करते हैं, अगर वो हाँ करता है तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हमारी अचीवमेंट आती है। अगर वो ना कर देता है तो हमें इंप्रूवमेंट आती है और हमें पेशेंस आती है। तो ये दोनों चीज़ें हमें इंप्रूव करती हैं। तो हमें हर बॉल को खेलना है, शो द प्लान करने हैं रोज। जैसे 3 टाइम रोटी खाते हैं, इसी तरह 3 प्लान लोगों को हर रोज दिखाना है, चाहे वो हाँ करे चाहे ना करे, क्योंकि एक्शन हमारे हाथ में है, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है। बैट्समैन हर बॉल को अच्छे से खेलने की कोशिश करता है, वो अलग बात है वो बॉल किसी भी जो फील्डर है उसके डायरेक्ट हाथ में चली गई, उस पर रन नहीं आ पाया, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन वो हर बॉल को अपनी टेक्निक के हिसाब से अच्छे से खेलने की कोशिश करता है कि इस पर 6 या 4 आए, कम से कम सिंगल तो जरूर आए, या इससे विकेट ना जाए। तो इसी तरह से नेटवर्कर के लिए कोई भी खतरा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे ना तो आपको कोई बाउंसर लगेगा कि जिससे आपको चोट लगेगी, ना यहाँ पे आप एलबीडब्ल्यू होंगे, ना ही आप यहाँ पे कैच आउट होंगे, ना ही आप यहाँ पे हिट विकेट होंगे, ना ही आप यहाँ पे स्टैंप होंगे, ना ही रन आउट होंगे। क्रिकेट मैच और नेटवर्किंग में सिर्फ इतना सा फर्क है कि नेटवर्किंग में आपको आउट करने वाला कोई नहीं है। आपने हर बॉल पे ही, क्रिकेट के मैदान में आपको हर बॉल को बहुत सोच समझ के खेलना होगा। ढीली बॉल को मारना होगा, जो बहुत ही अच्छी बॉल है उसको आपको बहुत डिफेंस के साथ खेलना होगा, उस पर रन लेने की कोशिश नहीं करनी होगी। लेकिन नेटवर्किंग में आपके लिए कोई भी बॉल वो बेकार नहीं है, आपके लिए हर बॉल सिक्सर है। आपको नेटवर्किंग में हर बॉल पे सिक्सर लगाने की कोशिश करनी है। इसमें ना तो आप कैच होंगे, ना स्टंप आउट होंगे, ना हिट विकेट होंगे, ना एलबीडब्ल्यू होंगे, ना रन आउट होंगे। इसमें आपका बॉल को कैच करने का वाला भी कोई नहीं है। तो इस मैदान में, नेटवर्किंग के मैदान में, कोई भी आदमी आउट आउट हो जाता है तो तब वो असफल माना जाता है। अगर आप मैदान छोड़कर नहीं जाते, आप टिके रहते हैं 3 से 5 साल और रेगुलर बॉलों को खेलते रहते हैं, शोधा प्लान करते हैं, चाहे लोग हाँ करें चाहे ना करें, तो आपकी सेंचुरी पक्की है। तो आपको पेशेंस के साथ लगातार लोगों को शोधा प्लान दिखाते जाना है। तो अपनी लिस्ट को बड़े करते जाइए। जो लोग हाँ कहते हैं तब भी ठीक है, क्योंकि अगर कोई आए तो वेस्ट, अगर कोई ना आए तो नेक्स्ट। तो किसी का इंतजार नहीं करना है। तो इसमें कहा जाता है नेटवर्किंग में कि तिलों से तेल निकलता है। अगर आपके पास तिल नहीं है तो तेल नहीं निकलेगा, अगर आपके पास तिल कम है तो तेल कम निकलेगा, अगर आपके पास तेल ज़्यादा है तो तेल ज़्यादा निकलेगा। शोधा प्लान कितने करते हैं, आपकी ग्रोथ उसी हिसाब से होती है। सबसे पहले शुरू में जब आप जुड़ते हैं, आपको खुद पहले प्लान करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि आपने स्किल डेवलप करने हैं, आपने इस बिजनेस की टेक्निक को सीखना है। तो जब आप एक्सपर्ट लीडर बन जाते हैं, प्लान दिखाने लगते हैं, उसके बाद आपको अपनी टीम में ज्वाइन लोगों के प्लान दिखाने होते हैं, ताकि आपकी टीम की साथ साथ ट्रेनिंग हो सके। प्लान कैसे दिखाया जाता है आपने उनको सिखाना होता है साथ में जाकर। तो उसके बाद कापी कलम उनको पकड़ानी होती है ताकि वो भी प्लान सीखना शुरू करें। तो जितना आपकी टीम में नंबर ऑफ प्लान ज़्यादा होंगे, आपकी ग्रोथ उतनी ज़्यादा होगी। तो ज़्यादातर लोग नेटवर्किंग में गलती क्या करते हैं, वो खुद ही प्लान अपने करते रहते हैं, या फिर वो अपनी टीम के प्लान खुद करते रहते हैं। इससे आपका टाइम कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होगा। मान लीजिए 2 तरह के लीडर हैं, एक ए लीडर है एक बी लीडर है। जब 2 तरह के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, एक ए है एक बी है। ए डिस्ट्रीब्यूटर अपनी टीम के प्लान
अपनी टीम के प्लान करता है, तो वो रोज 3-4 प्लान करता है अपनी टीम के साथ जा जाके। तो उसने अपनी टीम को नहीं सिखाया, उनके प्लान खुद करता है। तो क्या दोस्तों उसका टाइम मल्टीप्लाई होगा कभी? अब उसकी टीम बढ़ती जाएगी, उसकी टीम 10 लोगों की हो गई, 50 लोगों की हो गई, 100 लोगों की हो गई, 500 लोगों की हो गई। अब उसने प्लान करना तो किसी को सिखाया नहीं है, वो खुद ही लोगों के प्लान करता रहा। तो इस कारण से उसकी टीम तो बड़ी हो गई, लेकिन उसका प्रेशर भी बढ़ गया, क्योंकि उसने किसी को सिखाया नहीं, वो लोगों के प्लान खुद ही करता रहा। अब लोग उसकी वेट कर रहे हैं कि सर आइए हमने प्लान करवाना है, तो उसके पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो 500 लोगों के प्लान कर सके। तो वो नेटवर्कर कुछ टाइम बाद बर्डन बढ़ने के कारण फेल हो जाता है, मैदान छोड़ जाता है, और उसकी टीम जो है वो भी नेगेटिव होके काम को छोड़ जाती है। वो भी फिर नेगेटिविटी फैलाते हैं मार्केट में कि मैंने बहुत मेहनत की है, मेरे जितने प्लान कितने किसने करने थे, मैंने तो 500 लोगों की टीम बनाई थी। तो उसको कोई पूछने वाला हो, टीम तो तेरी 500 की हो गई थी, लेकिन तुमने प्लान करना कितने लोगों को सिखाया? तुमने तो अपना बर्डन बढ़ाया, तुमने अपनी जिम्मेवारियां आगे ट्रांसफर थोड़ी की है। अगर तो दूसरा जो लीडर है, टीम उसने भी 500 लोगों की बनाई, लेकिन वो लोगों के प्लान करने के साथ साथ उनको ट्रेनिंग देता रहा। आज उसकी टीम में 100 ऐसे लोग हैं जो आगे प्लान दिखा सकते हैं। अब जब लीडर 1 महीना काम पर ना भी जाए, इसकी टीम में 100 लोग प्लान दिखा सकते हैं, तो वो 100 लोग अपनी अपनी टीम के 5-5 लोगों को करके 500 लोगों को आराम से प्लान दिखा सकते हैं। किसी के ऊपर बर्डन भी नहीं आया, ना लीडर के ऊपर बर्डन आया। तो उसकी ग्रोथ जो मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि उसका टाइम मल्टीप्लाई हो गया। अगर 100 लीडर 3-3 घंटे में फील्ड में काम करते हैं, तो इस आदमी के लिए बिना काम किए 300 घंटे काम होना शुरू हो गया। तो इसको कहते हैं नेटवर्कर। जो दूसरा था वो नेटवर्कर नहीं है, वो है सेल्समैन। तो नेटवर्किंग में आकर भी लोग सेल्समैन बने रहते हैं। फिर वो कहते हैं कि जी मैंने तो बड़ी पेशेंस रखी 3 साल। तो जा तो उसने एक्शन किया नहीं होता, अगर एक्शन किया है तो उसने खुद ही एक्शन किया है। उसने आगे टीम को जिम्मेवारियां नहीं सौंपी, टीम को ट्रेंड नहीं किया, तो इस कारण से वो बड़ी सक्सेस नहीं ले पाता। तो मैं अपनी टीम के सभी लीडर को यही रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप अपनी अपलाइन से उम्मीद करते हैं कि आपकी अपलाइन आपके प्लान करे, तो ये एक गलत बात है। अपलाइन सिर्फ आपके 3 से 5 प्लान करेगी, उसमें आपकी होगी ट्रेनिंग, आपको सिखाया जाएगा। तो जब आप सीख लेंगे तो आप खुद प्लान करेंगे। जैसे आप खुद प्लान करेंगे तो उसमें आपका कॉन्फिडेंस और अचीवमेंट बिल्ड होती है। तो उसके लिए मैं जो अपनी ट्रेनिंग है उसमें बताता हूँ कि अब आप जब प्लान करते हैं उसमें ना होती है हाँ होती है, उससे क्या फ़ायदे होते हैं। क्योंकि ये चीज़ें मैं लाइव सेशन में नहीं बता सकता, क्योंकि कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं जो सिर्फ हम अपनी जो ब्रेकी की ट्रेनिंग है उनमें ही बताते हैं, वो लाइव में नहीं बताई जा सकती। लाइव में हम कुछ मोटी मोटी बातें ही बताते हैं। तो हमारा रॉयल चैंपियन ग्रुप है, जो टीम चैंपियन बेस्टीज के अंदर टीम चैंपियन सबसे फास्ट ग्रोइंग टीम है, जो स्पीड के नाम से जाना जाता है, जिसको जो बेस्ट इन द फील्ड है। तो टीम चैंपियन के अंदर जो हमारा ग्रुप है रॉयल चैंपियंस ग्रुप, इस ग्रुप ने 9 महीने के अंदर बहुत बड़ी अचीवमेंट्स की हैं, बहुत फास्ट ग्रुप है। ये समझिए टीम चैंपियन का जो स्पीड के नाम से जाना जाने वाला ग्रुप है, वो है रॉयल चैंपियन ग्रुप, जिसने थोड़े समय में ही बड़ी अचीवमेंट करके दिखाई हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे साथ एसोसिएट होते हैं तो आपको हम ऐसी टेक्निक्स बताएंगे जो आज तक आपको कहीं किसी ने नहीं सिखाई होंगी। जो आपने आज तक नेटवर्किंग में गलतियां की हैं, आप ट्रेनिंग सही तरीके से नहीं दे पाए, आप टीम के लोगों को डुप्लीकेट नहीं कर पाए, उसकी सारी आपको बारीकी से ट्रेनिंग देंगे कि लीडर बनाना एक कला है, जिम्मेवारी सौंपना एक कला है। किसी को बाहर से प्रेशराइज करने की बजाय अंदर से उसको मोटिवेट कैसे करना है ताकि वो खुद जिम्मेवारी उठाए। तो इस तरह से ट्रेनिंग देने में हम मास्टर हैं। तो नेटवर्किंग में सबसे बड़ा रोल ट्रेनिंग का होता है, आप कितनी अच्छी ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि 2 लीडर हैं, एक ए एक बी। ए लीडर जो है मान लीजिए जेवी क्राउन डायरेक्टर है, बी लीडर भी क्राउन डायरेक्टर है। ए लीडर की टीम भी 500 लोगों की है, बी लीडर की टीम भी 500 लोगों की है। तो अब ए जो लीडर है, इसकी टीम का साइज भी उतना है, बी का भी उतना है। या मैं ये कह सकता हूं कि ए टीम का साइज मान लीजिए 500 लोगों का है, बी टीम का साइज जो है वो 1000 लोगों का है। लेकिन ए टीम में प्लान दिखाने वाले लोग ज़्यादा हैं। इसमें प्लान दिखाने वाले 100 लोग हैं। 500 लोगों में 100 लोग प्लान दिखा सकते हैं, वो अपनी अपलाइन पर डिपेंड नहीं है। लेकिन बी टीम में 1000 लोगों की टीम है, लेकिन उसमें प्लान दिखाने वाले लोग 100 नहीं हैं,
उसमें 1000 लोगों में प्लान दिखाने वाले लोग सिर्फ 10 हैं। तो आप बताइए कि सेम कॉन्ट्रैक्टर लेवल पर पैसा ज़्यादा किसको आएगा, जिसकी टीम 1000 लोगों की है या 500 लोगों की है। तो अगर तो रीपरचेज की बात करें, अगर तो 1000 लोग रीपरचेज 100% कर रहे हैं तो इसको पैसा ज़्यादा आएगा, 500 वाले को उससे पैसा आधा आएगा, अगर 100% दोनों तरफ रीपरचेज मान लें। अगर हम ओवरऑल ग्रोथ की बात करें कि आगे ग्रोथ किसकी मल्टीप्लाई होगी, तो इसके 10 लीडर हैं, ए वाले के 100 लीडर हैं, सॉरी 500 में से, तो बी वाले के, बी कॉन्ट्रैक्टर के 10 लीडर हैं 1000 लोगों में। तो 10 लोग ही प्लान दिखा पाते हैं, वो अगर 2 घंटे फील्ड में लगाते हैं तो 20 घंटे काम होगा उस कॉन्ट्रैक्टर के लिए। लेकिन पहले वाले कॉन्ट्रैक्टर के लिए अगर 100 लोग 2 घंटे डेली काम करते हैं, उसके लिए 200 घंटे काम होता है। तो 200 घंटे मतलब 10 गुना ज़्यादा दूसरे वाले से काम हुआ। तो इसकी टीम दूसरे वाले से बहुत तेज़ी से ग्रो कर जाएगी और ये अपनी छोटी कार पे ही अटका रहेगा 1000 वाला, क्योंकि इसकी टीम आगे मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगी। लेकिन दूसरा उससे पहले जैगुआर कार ले आएगा। उसका कारण यही रहा कि उसने अपनी टीम में क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों चीज़ें भरी है। उसकी टीम तो बड़ी होगी ही होगी, साथ में उसकी टीम में एक्सपर्ट लीडर्स, प्लान दिखाने वाले लोग ज़्यादा हैं। तो 100 लोगों को अगर प्लान करना सिखा दिया तो वो 100 लोग आगे सिखाना शुरू कर देंगे, ग्रोथ एक्सपोनेंशियल हो जाएगी। तो हमने सेल्समैन नहीं बनना है और टाइटल के पीछे नहीं भागना है। टाइटल से पैसा नहीं आता, पैसा आता है आपने डुप्लीकेशन कितनी अच्छी की है। तो अगर आपकी खुद की डुप्लीकेशन अच्छी नहीं हो रही, आप सिस्टम को 100% फॉलोअर सिस्टम के नहीं हैं और आप 100% प्रोडक्ट के यूज़र नहीं हैं, अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि मैं मीटिंग अटेंड नहीं करूंगा, मीटिंग में वही बातें तो अपलाइन बार बार करती है, तो आप एक गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। अगर कोरोना वायरस के कारण आप ये सोच के बैठे हैं कि अभी लोगों के पास पैसा नहीं है, अभी लोग पैसा नहीं खर्चेंगे, स्टोर पे सामान नहीं मिलेगा, तो आप एक गलत तरीके से सोच रहे हैं, आपका नज़रिया गलत है। तो यही डुप्लीकेशन आपकी टीम में हो जाएगी। तो कल को आप कभी भी बड़े लीडर नहीं बन पाएंगे, बड़ी ग्रोथ आपकी नहीं हो पाएगी। तो ऐसी चीज़ें अपने दिमाग से बाहर निकालिए। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, पावर ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पावर ऑफ, इन चीज़ों की पावर को समझिए। पावर ऑफ मतलब पॉजिटिव थिंकिंग, तो इन सभी चीज़ों की पावर को समझिए। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो ये समझिए आप जो भी अपने दिमाग में सोच रहे हैं आपके शब्दों से वही एक्सप्रेस होगा, तो उसका इफेक्ट सीधा आपकी टीम पर पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे लीडर हैं अभी तलवाड़ा साइड से जो मीटिंग्स को अहमियत नहीं दे रहे हैं, इसमें से मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो मेरे मतलब ग्रोइंग लीडर हैं, फ्रंट लाइन लीडर, लेकिन अभी वो सिस्टम से प्लग इन नहीं है, वो सिस्टम से बाहर हैं। वो मेरी दोपहर को जो 1 बजे जूम ऐप पर CNT हो रही है, जो BOP होती है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम, तो उसमें वो हमारे दोनों ही ग्रोइंग लीडर नहीं आ रहे। तो वो ज़्यादा देर ग्रोइंग नहीं रहेंगे, इस हिसाब से वो जल्दी ही नेगेटिव होकर घर बैठ जाएंगे। तो अगर वो सिस्टम को फॉलो करेंगे, अभी मैं तो अपलाइन की लगातार मीटिंग्स ले रहा हूँ, बाकी लीडर तो मेरी लगातार मीटिंग्स ले रहे हैं, वो शॉपिंग्स भी करवा रहे हैं लोगों की। अगर नहीं होती तो पिछले महीने 16,000 PV का काम मैंने कैसे कर दिया, तो इस महीने मैंने काम कैसे कर दिया। तो जिस लीडर ने आगे बढ़ना, अगर मेरी भी सोच यही होती कि सर छोड़ो, मेरी अपलाइन वही तो बातें करती हैं मीटिंग में, क्या नया सीखना है, छोड़िए, जब लॉकडाउन ख़त्म होगा तब काम करेंगे, और मुझे पता ही है सारा कुछ, मुझे आता है सारा कुछ, तो मेरी टीम मुझे रोल मॉडल नहीं मानती, ना मुझे इज्जत देती, ना मैं आगे बढ़ता, ना वो आगे बढ़ पाते। तो मैं ये चीज़ें नहीं सोचता। हम तो वो लीडर हैं जो विपरीत स्थितियों में जीत कर दिखाएंगे। अगर मैच हमारे अगेंस्ट भी है तो हम पूरी जद्दोजहद करेंगे, हम जंग के मैदान में जाएंगे, हम सूरवीर कहलाएंगे। अगर हम वहाँ पे लड़ते लड़ते मर गए तो हम शहीद कहलाएंगे, अगर हम जीत गए तो हम विजेता कहलवाएंगे। लेकिन लॉकडाउन के खतरे से घबराकर कि सारे स्टोर बंद हैं, अभी सामान नहीं मिलेगा जी, लोग अभी प्लान नहीं सुन रहे, प्लान कैसे बताएं, हम फील्ड में नहीं जा सकते, तो जे कायर लोगों की बातें होती हैं, वो लीडर नहीं होते, वो आगे नहीं बढ़ सकते। तो लीडर वो होता है जो विपरीत स्थितियों में भी नए नए रास्ते ढूंढ लेता है। तो अगर हम लगातार अपने गोल पर हमारा फोकस है तो हम उस गोल को अचीव उतने ही टाइम में करेंगे जो लॉकडाउन से पहले टाइम में हमने करना था। लॉकडाउन हम प्रूव करेंगे कि कोई भी लॉकडाउन, कोई भी ऐसी विषम आर्थिक मंदी हमारी ग्रोथ को नहीं रोक सकती। पिछले महीने हमने अपनी ग्रोथ को 3 गुना बढ़ाकर यह प्रूव किया था कि कोई भी कोरोना वायरस, लॉकडाउन हमें रोक नहीं सकता, हम आगे ही बढ़ेंगे।
तो हम वो लीडर हैं जिन्होंने ठान लिया हुआ है कि हम अपने जैसे डुप्लीकेट पैदा करेंगे। लेकिन हम खुद ही अगर गलत डुप्लीकेट हैं तो हम अपनी टीम में भी गलत डुप्लीकेट ही पैदा करेंगे, कल को उसके लिए जिम्मेवार हम खुद होंगे। तो मेरी टीम में एक मैडम है, उन्होंने कहा कि आप मेरी हेल्प नहीं कर रहे हैं, मेरा 1% क्लब मैंने अचीव करना है। तो अब उनको बड़ी टेंशन पड़ी हुई है कि क्लोजिंग होने वाली है। तो मैंने उनको कहा कि पिछले 9 महीने आप कहाँ थे? तब मैं कहता था मीटिंग मिस मत करो, मीटिंग अटेंड करिए, बुक्स पढ़िए, सीडी सुनिए, अपलाइन के मेंटरशिप में रहिए, लोगों को मिसगाइड मत करिए, सप्लीमेंट हद से ज़्यादा लोगों का पैसा बिना मतलब के इन्वेस्ट मत कराइए। तब तो वो बात मानते नहीं थे। तो जब उनकी टीम में कुछ लोग नेगेटिव हो गए, उनसे अब रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस हो रहे, तब वो कहते थे कि अपलाइन की हमें ज़रूरत ही नहीं है, ये बिजनेस तो हम खुद ही बिल्ड कर सकते हैं। वो स्टेजों पर बोलते थे कि मेरी तो सक्सेस के लिए मैं खुद जिम्मेवार हूँ, मेरी अपलाइन ने तो मुझे एक दिन भी नहीं दिया, मेरी अपलाइन ने तो मेरी एक दिन भी हेल्प नहीं की। तो आज मैं उनको कहता हूँ, अगर आप अब तक अपनी अपलाइन के बगैर आगे बढ़े हैं तो अब भी बढ़ के दिखाइए ना, अब अपलाइन की याद कैसे आ गई? तो दोस्तों, लोगों की प्रॉब्लम यही है कि नेटवर्किंग में वो या तो अपलाइन को दोष देते हैं या डाउनलाइन को दोष देते हैं, लेकिन वो खुद 100% रिस्पॉन्सिबल नहीं होना चाहते। तो ये आसान तरीका होता है बुज़दिलों लोगों के लिए कि वो दूसरों को ब्लेम करते हैं, वो कभी भी जिम्मेवारी नहीं उठाते। तो अगर आप जिम्मेवारी नहीं उठाएंगे तो आप कभी बड़े लीडर नहीं बनेंगे, आपकी टीम भी कभी जिम्मेवारी नहीं उठाएगी। तो आपको ये चीज़ को समझना होगा, जब आप जॉब करते हैं तो 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? आपके लिए कौन काम करता है? जब आप 1 लाख 2 लाख रुपए लगा कर एक दुकान खोलते हो, तब आपकी अपलाइन कौन होती है? आपको कौन गाइड करता है बिजनेस कैसे करना है? वहाँ आप कैसे काम करते हैं? वहाँ किस अपलाइन को ब्लेम करते हैं? वहाँ किस डाउनलाइन को ब्लेम करते हैं? तो दोस्तों, एक जॉब करना और एक सेल्फ एम्प्लॉयड बनना आसान है, लेकिन उसमें कामयाबी नहीं मिलती। वो आसान नहीं है बहुत टफ, क्योंकि उसमें बिना टीम के सारी ज़िंदगी एक्टिव इनकम के लिए मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन लोग उसको आसान समझते हैं। जिस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में टीम बनानी है, टीम बनाने से कल आपको पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ेगा, आपके सपने पूरे होते हैं, उसको लोग इस बिजनेस को ना तो लोग 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करते हैं, ना इसके लिए डेडिकेशन दिखाते हैं, ना एक्शन करते हैं। तो जब टारगेट के लिए कुछ दिन बाकी रह जाते हैं, तब वो अपलाइन डाउनलाइन को ब्लेम करते हैं कि मुझे टीम निकम्मी मिल गई, मुझे अपलाइन अच्छी नहीं मिली, मेरी अपलाइन मेरी हेल्प नहीं करती। तो अगर आपको अपनी अपलाइन से कुछ उम्मीदें हैं तो आपको यह भी सोचना चाहिए कि आपकी अपलाइन को भी तो आपसे कुछ उम्मीदें हैं ना। क्या आप 100% अपलाइन की उम्मीद पर खरा उतर रहे हैं? अपलाइन आप में कैसी डाउनलाइन देखना चाहता है? अगर आप चाहते हैं अपलाइन आपके प्रति 100% रिस्पॉन्सिबल हो, तो आप भी अपलाइन के प्रति 100% डेडिकेटेड होइए, 100% सबमिट करिए खुद को अपलाइन को। अगर आप अपना दिमाग लगाएंगे तो अपलाइन के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो आपको बार बार समझाता रहे। आपके पास एक दो ही अपलाइन होती है, ग्रोइंग अपलाइन, लेकिन अपलाइन के पास हजारों लाखों विकल्प हैं। वो अगर आप नखरे दिखाएंगे, आप अपने आप में बदलाव नहीं करेंगे, अपनी सोच को नहीं बदलेंगे, अपने एक्शन को नहीं बढ़ाएंगे, तो अपलाइन आपको छोड़ के किसी और पर ध्यान देगी। जो आदमी अपने आप को चेंज करने में लगा हुआ है, जो अपलाइन को 100% बात मानता है, उसको इंप्लीमेंट करता है, तो अपने आप को एक अच्छी डाउनलाइन बनाइए। बिना अच्छी डाउनलाइन बने कभी भी आप अच्छी अपलाइन नहीं बन सकते। तो मेरी टीम में एक राजीव जी पर्सन है जिनसे मैं इतना इंस्पायर हूँ, क्योंकि अगर वो मुझे एक अच्छी अपलाइन मानते हैं तो मैं भी उनको एक अच्छी डाउनलाइन मानता हूँ। उसका कारण ये है कि वो 100% डुप्लीकेबल हैं। जो मैं कहता हूँ सबसे ज़्यादा इंप्लीमेंट अगर कोई करता है वो राजीव जी करते हैं। तो राजीव जी इसीलिए ही सबसे आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग को बंद करके 100% मुझे अपने आप को सबमिट कर दिया है। तो क्योंकि मैं एक ग्रोइंग अपलाइन हूँ, तो आज राजीव जी एक अच्छी डाउनलाइन है, तो अपनी टीम के लिए वो अच्छी एक अपलाइन भी बन चुके हैं। लेकिन जो लोग मेरी नज़र में अच्छे डाउनलाइन नहीं हैं, तो वो अपनी टीम के लिए भी अच्छे अपलाइन नहीं हैं। तो दोस्तों, ये चीज़ देखनी बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को डुप्लीकेट करने को तैयार हैं या नहीं है। टीम को डुप्लीकेट करना छोड़िए, पहले अपनी आदतों को इम्प्रूव करिए, अपने सोच को बदलिए, अपने एक्शन को बढ़ाइए, 100% प्रोडक्ट यूज़र बनिए, 100% सिस्टम के फॉलोअर बनिए। अभी तक भी कुछ लोगों ने कंसिस्टेंसी की 100 पीवी की शॉपिंग नहीं की है, उनका कारण है हमें सैलरी नहीं मिली, अभी पैसे की प्रॉब्लम है। तो उनको मैं कहता हूँ कि अगर घर में कोई बीमार हो जाता है, इसी समय बाईपास सर्जरी करवानी हुई, या स्टंट डलवाना हुआ, डॉक्टर ने 2 लाख रुपए या 5 लाख मांग लिए, तब वो क्या करेंगे? लॉकडाउन के खुलने का इंतजार करेंगे? क्या वो सैलरी का इंतजार करेंगे? तब वो 5 लाख भी ले आएंगे कहीं ना कहीं से। तो यहाँ पे 100 पीवी की कंसिस्टेंसी की बात है। घर में वही राशन यूज़ करना है, क्या वो भी राशन नहीं यूज़ कर रहे वो? तो यहाँ पे वो कंसिस्टेंसी नहीं कर रहे, यहाँ पे वो कहते हैं सैलरी आनी है अभी।
तो ये होती है हमारी छोटी सोच। ऐसी सोच के साथ हम आगे नहीं बढ़ सकते। लीडर वो होता है जो अपनी टीम को लीड करता है, रोल मॉडल बनता है, डुप्लीकेशन करता है। और लीडर की सबसे बड़ी खूबी होती है डेलीगेशन, वो जिम्मेवारी आगे ट्रांसफर करना जानता है। तो आपको डेलीगेशन सीखनी है कि जिम्मेवारी कैसे सौंपी जाती है, और जिम्मेवारी डालते हुए प्रेशर नहीं डालना। ये एक टेक्निक होती है कि आपने अपनी टीम को इंटरनल मोटिवेशन देनी है ताकि वो अपने आप ही जिम्मेवारी उठाना शुरू कर दें। तो प्रेशराइज करके जिम्मेवारी नहीं दी जाती। जैसे अंडे को बाहर से प्रेशर देते हैं तो डेट इज एंड ऑफ लाइफ, अंडा टूट जाएगा, चूजा मर जाएगा। तो अगर अंडे को अंदर से प्रेशर पड़ता है, डेट इज बिगन ऑफ लाइफ। चूजा खुद अंडे को तोड़ के दुनिया देखना चाहता है, बाहर आता है, वो एक जिंदगी की शुरुआत होती है। तो लीडर जो है वो बॉस की तरह बाहर से प्रेशराइज नहीं करता। लीडर वो होता है जो आदमी को इंटरनल मोटिवेशन देता है और आदमी अपनी जिम्मेवारी उठाता है 100%। तो ये एक टेक्निक होती है। तो आपको एज ए अपलाइन एक अच्छा लीडर बनना है जो लोगों को इंटरनल मोटिवेशन दे सके। और मोटिवेशन जो है वो इंटरनल होनी चाहिए। एक्सटर्नल मोटिवेशन एक दो दिन आप पे असर रहता है, उसके बाद आप फिर से कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। तो जब तक आपका जो ड्रीम है, पर्पस बड़ा नहीं होगा, आप पर्पस के लिए काम नहीं करेंगे, तब तक आप कंफर्ट जोन में बैठे रहेंगे। आप कोई बड़ा काम नहीं कर पाएंगे, आप अपने एक्शन को नहीं बढ़ा पाएंगे। तो आपको अपने ड्रीम को इग्नाइट करना है, अपने पर्पस को सेट करना है, अपने गोल की, अपने ड्रीम की डेडलाइन सेट करनी है, ड्रीम को लिखना है, ये सारी टेक्निक्स करनी है, फिर आप आगे बढ़ पाएंगे। तो टीम को भी यही चीज़ें सिखानी है। तो अभी मेरे हिसाब से मुझे अपनी बात को विराम देना चाहिए। तो ये है कि दोस्तों, अगर आप 3 से 5 साल 100% प्रोडक्ट के यूज़र बनते हैं, सिस्टम के 100% फॉलोअर बनते हैं, और अपलाइन को 100% अपने आप को सबमिट कर देते हैं, और 100% रिस्पॉन्सिबल होकर एक्शन करते हैं, 100% पेशेंस रखते हैं, तो कोई भी दुनिया की ताकत 3 से 5 साल में आपको करोड़पति बनने से नहीं रोक सकती। तो डेफिनेटली आप 5 लाख रुपया महीना कमाएंगे 3 से 5 साल के अंदर, ये मेरे आपसे कमिटमेंट है। लेकिन उसके लिए आपको भी कमिटमेंट देनी होगी। आपको 100% सरेंडर करना पड़ेगा अपने आप को। कोई किंतु परंतु नहीं। आई क्यू बंद करके, आई क्यू को बंद करिए, इंटेलिजेंसी क्वेश्चन को, ये आपको फेल करेगा। तो आपने अपने ई क्यू को बढ़ाना है। तो अगर आप अपलाइन को सबमिट करते हैं अपने आप को, तो आपका ई क्यू इंप्रूव होगा, जिससे आपकी नेटवर्किंग में ग्रोथ होगी। तो आपकी 100% कामयाबी निश्चित होगी। अगर आप अपने ई क्यू को बढ़ाने की बजाय आई क्यू को आगे बार बार लाएंगे, तो अपलाइन आप पर टाइम वेस्ट नहीं करेगी, वो आपको छोड़ देगी। तो दोस्तों, ये टेक्निक्स हैं नेटवर्किंग में कामयाब होने की। तो इसमें कोई फेल नहीं होता, लोग इसमें क्विट कर जाते हैं। तो बस आपने 3 से 5 साल टिकना है। 6 महीने इसको मत करके देखिए, किसी भी काम को लगातार करते रहिए। जब रिजल्ट आने होते हैं, कहते हैं सफलता एक कदम दूर होती है, आदमी कदम बढ़ाना छोड़ देता है, ये उसकी बदकिस्मती होती है। तो जो आदमी लगातार लगा रहता है, मान लीजिए 30 फुट आपने खड्डा खोद दिया, अभी 1 फुट और खुदाई करनी थी तो पानी धरती से आने वाला था, लेकिन लैक ऑफ पेशेंस के कारण आपने गड्ढा खोदना बंद कर दिया, तो 30 फुट की हुई मेहनत जो आपकी वो बेकार चली जाएगी। लेकिन अगर आप 1 फुट और उसको खोदने की एक्शन लगे रहते, पेशेंस के साथ एक्शन करते जाते, तो अभी आपको ज़मीन से पानी मिलने वाला था। तो जिसको आपकी पुश्तें बैठकर पीती, तो आपका इतिहास में नाम हो जाता। लेकिन 30 फुट का खड्डा खोदने के बाद भी सिर्फ 1 फुट और खोदना था, आपने एक्शन छोड़ दिया। लैक ऑफ पेशेंस के कारण डाउट किया कि यहाँ पता नहीं पानी निकलेगा नहीं निकलेगा, तो आपने नई जगह खड्डा खोदना शुरू कर दिया। इससे आपका इतिहास नहीं बनेगा, आपकी पुश्तों को भी पानी नहीं मिलेगा, तो आप भी प्यासे रह जाएंगे। तो दोस्तों, ये चीज़ को बहुत ज़रूरी है, पेशेंस रखनी बहुत ज़रूरी है, और हार्ड वर्क से पीछे मत हटिए। लर्निंग एटीट्यूड रखिए, 100% रिस्पॉन्सिबल, 100% प्रोडक्ट यूज़र, 100% सिस्टम फॉलोअर, और अपलाइन को 100% सबमिशन कीजिए। तो आपकी गारंटी है कामयाबी की। 3 से 5 साल के अंदर आपको बहुत बड़े लेवल पर ले जाएंगे। और अगले 10 साल जो है गोल्डन पीरियड है एमएलएम के लिए। तो इस गोल्डन पीरियड में आप 1 करोड़ से 10 करोड़ तक पहुंचेंगे, अगर आप अपने आप को सरेंडर करते हैं सिस्टम को और ग्रोइंग अपलाइन को। तो दोस्तों, ये चीज़ें हैं। तो आपने कभी भी किसी उस अपलाइन की बात को फॉलो नहीं करना जो ग्रोइंग अपलाइन नहीं है। कई बार क्या करते हैं, हम उस आदमी को अपनी अपलाइन समझते हैं जिसने हमें ज्वाइन कराया। उसका सिर्फ इतना धन्यवाद कीजिए कि उसने आपको एक अपॉर्चुनिटी दिखाई है, आपको इस बिजनेस में ले आया। लेकिन इस बिजनेस में वो आपको कामयाब करेगा, जो कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि वो खुद भी तुक्के से इस बिजनेस में आ गया था। उसने कुछ लालच किया, मैं 6 लोगों को जोड़ूंगा, वो अगर 600 को जोड़ूंगा मैं करोड़पति बन जाऊंगा। जब उसको समझ आई ये तो बड़ा मुश्किल बिजनेस है, तो वो खुद क्विट कर जाता है या नेगेटिव बातें करना लग जाता है। अगर आप उसकी बातें सुनते हैं तो आप भी नेगेटिव हो जाएंगे, बिजनेस छोड़ जाएंगे। अगर आप उसके ऊपर ग्रोइंग अपलाइन की 100% बात को फॉलो करते हैं, सबमिट करते हैं, तो जो गारंटी है, अपॉर्चुनिटी दिखाने वाला तो शायद कामयाब हो ना हो, वो बिजनेस को छोड़ जाए। लेकिन ये गारंटी है कि अगर आप ऊपर वाली ग्रोइंग अपलाइन को पकड़ लेते हैं, तो आपकी गारंटी
कामयाबी की 100% है। तो ग्रोइंग अपलाइन की बातों को हमेशा फॉलो करना है, कुछ भी डिस्कस करना है वो ग्रोइंग अपलाइन के साथ डिस्कस करना है। जो आपकी करंट अपलाइन है जो ग्रो नहीं कर रही है उसको अपलाइन मत समझिए, उसका सिर्फ वैसे दिल से रिगार्ड कीजिए, उसने आपको एक अपॉर्चुनिटी दिखा दी है, इस बिजनेस में ले आया है, बस उसका इसके लिए शुक्रगुजार रहिए। तो दोस्तों ये है ओवरऑल आज की जो टॉपिक पे बारे में मैंने बताया। तो आपने बहुत सारे कमेंट किए हैं, लाइक किया है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपका प्यार देखने को मिलता है। तो ऐसे ही 3 मई तक जब तक लॉकडाउन चलता है मैं नई नई लाइव सेशन 8 बजे रोज़ फेसबुक पे आपके लिए लाता रहूँगा। तो इसी तरह से आपका प्यार बनाए रखिए। तो कल मैं नए टॉपिक के साथ आपके सामने आऊँगा। तो जो हमारी CNT है कल, जो BOP है बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम, उसमें कल प्लान दिखाएंगे कविता जी। तो एक बहुत ग्रोइंग लीडर है हमारी टीम में। तो 80% फ्रेशर लोग हैं और इसमें ज़्यादातर 80% लेडीज़ हैं। तो सल्यूट है इन लेडीज़ को। तो रॉयल चैम्पियन ग्रुप इसीलिए कल बेस्टीज में सबसे नंबर 1 पर जाना जाएगा, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जो अचीवर होंगे वो फ्रेशर होंगे एंड उसमें 80% लेडीज़ अचीवर होंगी। तो आज मैं जैसे बात कर रहा था कि चैम्पियन टीम में जो 2 ही लीडिंग लेडीज़ को मैंने देखा है जो क्राउन डायरेक्टर से ऊपर लेवल पर गई हैं, वो है सरिता राज और अपने जो मैडम दूसरे हैं लीना खंडेलवाल। तो इसके बाद अगर मैं दलजीत सर की टीम की बात करूं क्रांतिकारी ग्रुप की, तो उसमें ग्रोइंग लेडी जो रूबी मैडम है जो 1 लाख प्लस ले रही हैं। तो अभी 6,000 लोगों की उनकी टीम है, उनके अलावा 1-2 लेडीज़ हैं। तो मुझे इतना बड़े अचीवमेंट लेडीज़ की अभी चैम्पियन टीम में या अपने क्रांतिकारी ग्रुप में नज़र नहीं आ रही। लेकिन मैं आपसे दावा करता हूं कि रॉयल चैंपियन ग्रुप बेस्टीज में सबसे ज़्यादा लेडीज़ अचीवर तैयार करेगा और फ्रेशर लोगों को अचीवर बना के दिखाएगा। तो दोस्तों, तो अगर आपने हमारे साथ इस बिजनेस में नहीं ज्वाइन हुए हैं तो रॉयल चैंपियन ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, शामिल हो जाइए। तो आपकी गारंटी लेते हैं सक्सेस की हम, अगर आप अपने आप को 100% सबमिट करते हैं, 100% प्रोडक्ट यूज़र बनेंगे और 100% सिस्टम फॉलोअर बनेंगे, तो आपकी कामयाबी की गारंटी है। आपको बस रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी और एक्शन 100% करना होगा, तो आपकी गारंटी पक्की है। तो जो ज़िंदगी में चीज़ें आज तक नहीं मिली वो आपको ज़रूर मिलेंगी, लेकिन उसके लिए आपको MLM बिजनेस में हमारे साथ आना होगा। तो इसके बाद 1-2 बातें मेरी शायद रह गई हैं। तो इस तरह से दोस्तों लगातार वीडियोस जो है देखते रहिए, तो ये आपके बहुत काम आने वाली हैं। तो इसके बाद पेशेंस और एक्शन वही रखना है, बस यही बात है। तो एक शेयर के साथ आज मैं अपनी वीडियो को बाइंड अप करूंगा, क्योंकि शेयर मैं बोलता नहीं हूँ, आते बहुत हैं लेकिन हर बार भूल जाता हूँ, लेकिन आज शेयर के साथ बाइंड अप करूंगा। चला हूँ पथ पर चलता ही जाऊंगा, चला हूँ पथ पर चलता ही जाऊंगा, जा तो मंजिल मिल जाएगी, जा अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। तो थैंक यू दोस्तों, विश यू वेल। ओके।